हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बीए प्रोग्राम की, जिनका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसकी फर्स्ट यूनिट राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास नोट्स है, नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। फर्स्ट यूनिट पे आज डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अपडेट फॉल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको छोटी छोटी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके टॉपिक्स, आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर कराने की पूरी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको सेकेंड यूनिट पढ़ाएंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता। तो परिचय देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन, व्याख्या और विश्लेषण करता है तथा उनकी कमियों को दूर करने का उपाय बताता है। राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा जटिल विषय है, क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास, जिसका ये अभिन्न अंग है, 2800 वर्षों से भी अधिक पुराना है तथा इसमें विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजाओं तथा अन्य लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। अगर आपको ये नोट सही लगे, आपको थोड़ा समझ आए, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सिद्धांत अंग्रेजी शब्द थ्योरी का रूपांतरण है, और थ्योरी यूनानी शब्द थ्योरिया या थ्योराइना एवं थ्योरमा से बना है। अब थ्योरिया क्या है? जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे समझने की क्रिया अथवा प्रक्रिया, इसे सिद्धांतीकरण भी कहा जाता है। अब थ्योरमा वह निष्कर्ष है जो इस सिद्धांतीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निकलता है, इसे थ्योरमा भी कहा जा सकता है। अब सर्वसाधारण स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के संबंधित धारणाओं तथा सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति एवं व्यक्ति की विचार परिकल्पनाओं के बीच सहयोग स्थापित किया जाता है। एंड्रू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का संबंध एक तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। आर्नोल्ड ब्रेच्ट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहता है कि जब कोई विद्वान विचारक किसी विशिष्ट विषय पर सुविचार संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तब हम उस संपूर्ण विचार को उस विद्वान का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की रचना में तथ्यों का वर्णन, इस सिद्धांत की रचना में तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण तथा व्याख्या सहित उसका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण सम्मिलित होता है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। गुल्ड और कॉल्प के अनुसार, गुल्ड और कॉल्प ने राजनीतिक सिद्धांत की काफ़ी कुछ व्यापक परिभाषाएं करते हुए कहा है कि यह राजनीतिक विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है। पहला, राजनीतिक दर्शन राजनीति का एक नैतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का एक ऐतिहासिक अध्ययन है। सेकंड, एक वैज्ञानिक मापदंड है। राजनीतिक विचारों का भाषाओं का विश्लेषण है। राज्य तथा राजनीतिक संस्थानों के बारे में स्पष्टीकरण देने, उनका वर्णन करने और उनके संबंध में श्रेयस्कर सुझाव देने की कोशिश की जाती है। चिंतक वाइंस्टाइन ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पूछे यहाँ पे मिस है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों का विकास किया जाता है और मानव प्राणियों के सार्वजनिक जीवन के संबंध में काल्पनिक परिप्रेक्ष्यों की रचना की जाती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कुछ इस तरह के होते हैं: राज्य का स्वरूप और प्रयोजनों क्या है, यानी राज्य का स्वरूप और प्रयोजन क्या है। राजनीतिक संगठन के साथियों, लक्ष्यों और पद्धतियों के बारे में हम कैसे निर्णय करें। राज्य और व्यक्ति के के बीच संबंध क्या है और क्या होना चाहिए। इतिहास के पूरे दौर में राजनीतिक सिद्धांत
इन प्रश्नों के उत्तर देता रहा है। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि मनुष्य का भाग्य इस बात पर निर्भर होता है कि शासकों और शासितों को किस प्रकार की प्रणाली प्राप्त हो पाती है, और जो प्रणाली प्राप्त होती है उसे फलस्वरूप क्या सामान्य भलाई के लिए संयुक्त कार्रवाई की जाती है। अब राजनीतिक सिद्धांतों के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है आलोचनात्मक, फिर तीसरा है पूर्ण निर्माण। तो राजनीतिक सिद्धांतीकरण, राजनीति का सिद्धांतीकरण किसी खास परिदृश्य की व्याख्या करने की क्रिया अथवा प्रयास को सिद्धांतीकरण कहा जाता है। फिर से नोट करना, फिर से बता रहा हूँ, किसी खास परिदृश्य की व्याख्या करने की क्रिया अथवा प्रयास को सिद्धांतीकरण कहा जाता है ताकि किसी भी परिदृश्य या घटना को दुनिया के लिए अर्थपूर्ण बनाया जा सके। अवधारणा तथा परिदृश्य के बीच स्थापित करके किसी भी परिदृश्य की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। सिद्धांतकार उन सभी तरीकों पर नज़र डालता है जिनके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाती है। सिद्धांतकार यहाँ पे वो है जो सिद्धांतीकरण कर रहा है। इस प्रयास द्वारा सिद्धांतकार शब्दों का अर्थ स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र शब्द का अर्थ विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीकों से समझाया है। सिद्धांतकार लोकतंत्र को सभी विचारों, पहलुओं तथा इस शब्द से संबंधित सभी अवधारणाओं का अध्ययन करके इसका अर्थ समझने का प्रयास करता है। सिद्धांत वास्तविक दुनिया में अस्तित्वमान किसी खास परिदृश्य पर कोई ना कोई अर्थ आरोपित करने का माध्यम है। इस प्रकार कोई सिद्धांत किसी भी परिदृश्य की घटना तथा परंपरा की व्याख्या करते हुए उसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करता है और उस परिदृश्य की संबंधित सभी भ्रमों को दूर करने का प्रयास करता है। किसी भी सामाजिक परंपरा, सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक गतिविधि के पीछे कोई कारण होते हैं तथा ये आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये जानने में सिद्धांत बहुत सहायक होता है। जो इस प्रथा का अध्ययन करेगा वे इस प्रथा और उसके पीछे के तर्क का अवलोकन करके इस अवधारणा की भी व्याख्या करेगा जो इस परंपरा के चारों ओर कड़ी है, और साथ ही इस प्रथा में अंतर्निहित मूल्यों का भी मूल्यांकन करेगा। फिर इसका मूल मंत्र है, समाप्त शब्द का नाम मत लो, अर्थात समझने की प्रक्रिया उतनी ही देर तक चलती रहेगी जब तक कि घटनाएं अथवा विषय पूरी तरह से पारदर्शी ना हो जाते, जब तक सिद्धांतकार के पास पूछने लायक प्रश्न समाप्त नहीं हो जाते। ठीक है। फिर आता है राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है। राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता क्या है? व्यक्ति की बौद्धिक एवं राजनीतिक कृति। यह एक व्यक्ति का चिंतन होता है जो एक राजनीतिक वास्तविकता अर्थात राज्यों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में एक परिकल्पना होता है जो सही अथवा गलत दोनों हो सकती है और जिसकी आलोचना की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विषय सत्य से लपेटे हुए रिपब्लिक अरस्तु के पॉलिटिक्स अथवा रोल्स की एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में मिलती है। अब ये थ्योरी ऑफ रोल्स की थ्योरी क्या है ये हम आगे देखते हैं। ये सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकंड है राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच करते हैं, जैसे एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है, अर्थात इनका संबंध इन तीनों से है। यानी कि देखो ये शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे देखो 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, बट आप इसको लंबा चौड़ा कर सकते हो। उसके लिए आपको समझना है, ये समझने के लिए 3-4 लाइनें काफ़ी है। आपको एग्जाम में थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांतों की किसी विषय पर आधारित होता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत किसी विशेष पर आधारित होता है। एक विचारक का उद्देश्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या करना होता है, परंतु वह विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री अथवा समाजशास्त्री कुछ भी हो सकता है। हम कई तरह के राजनीतिक सिद्धांत पाते हैं जिनमें इन विषयों पर आधारितता के आधार पर अंतर किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन भी जुटाना है। फोर्थ है लास्ट की, राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य केवल तथ्यों की व्याख्या करना ही नहीं, ये निर्धारण करना भी है कि क्या होना चाहिए।
सोवियत संघ में समाजवाद अर्थात मार्क्सवाद का प्रभुत्व रहा। राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और मूल्यांकन से है और इनका अध्ययन विचारों तथा आदर्शों के विवरण के रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में अथवा विचारधारा के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषता स्पष्ट की जा सकती है, अर्थात इनका संबंध मूल्य तथा दोनों से होता है। अब राजनीतिक सिद्धांत के महत्व देख लेते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के महत्व, डेविड हेल्ड कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व इस बात पर प्रकट होता है कि एक क्रमबद्ध अध्ययन के अभाव में राजनीतिक और उन स्वार्थी और अनभिज्ञ राजनीतिक नेताओं के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जाएगी, जो इसे शक्ति प्राप्त करने के लिए एक यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य और समाज का क्रमबद्ध अध्ययन कर ज्ञान उपलब्ध करवाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य, सरकार, विभिन्न अंगों एवं उनके स्वरूपों की व्याख्या करना होता है। उनका अध्ययन कर जानकारी उपलब्ध करवाता है। सेकंड, ये व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्य समानता न्याय के बारे में भी वर्णन करता है। ये व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उसके कर्तव्यों के बारे में भी वर्णन करता है। देखो, ये आपको समझने के लिए हेल्प करेंगे, बट आपको एग्जाम में फुल एक्सप्लेन करना है एक एक पॉइंट को। थर्ड कहता है, ये सामाजिक और आर्थिक व्याख्या को समझने तथा उनसे संबंधित समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि का भी वर्णन करते हैं। इतिहास के विभिन्न क्रांतियों का अध्ययन कर एक विचार परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अतः ये भी बताते हैं कि ऐतिहासिक क्रांतियों की रूपरेखा व्यवस्था क्या थी। फोर्थ कहता है, भविष्य के लिए एक नवीन विचार प्रदान करते हैं। फिफ्थ कहता है, ये उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास प्रस्तुत करता है। विभिन्न विचारों के घटनाओं का वर्णन कर एक सर्वोत्तम ज्ञान उपलब्ध कराता है। छठा पॉइंट है, परिभाषित शब्दावली का अर्थ निर्धारित और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करता है। ये घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन कर उसका स्पष्टीकरण करता है, अर्थात विस्तार पूर्वक व्याख्या कर उचित दिशा प्रदान करता है। सेवेंथ पॉइंट है, राजनीतिक तर्क का निर्माण और परीक्षण करता है। तथ्यों की खोज परख करके एक उचित राजनीतिक तर्क का निर्माण करता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व स्पष्ट होता है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा सार्वजनिक कार्यों से संबंधित विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध अध्ययन या जांच पड़ताल है। अब देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों की अहमियत कायम रही है और जो काल की कसौटी पर कहा जा सकता है खरे उतरे हैं, वे निम्नलिखित है। पहला है क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत, थर्ड है मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत, अनुभाविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। ये आपके 5 है, इसमें से कोई भी एक आपके लिए शॉर्ट नोट में आ सकता है। यानी आपको 5 से 10 या 15 नंबर के लिए एक शॉर्ट नोट आएगा, उसमें ये 5 पॉइंट हो सकते हैं, क्या पता 3 हो, उनमें से आपको एक पर एक्सप्लेनेशन देनी हो फुल। तो पहले देख लेते हैं क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत क्या है। जो राजनीतिक सिद्धांत 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में उदित होकर यूनानियों, रोमनों तथा प्रारंभिक यूरोपीय चिंतकों और दार्शनिक के माध्यम से विकसित हुआ, उसे क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। यूनानियों में अफलातून और अरस्तु 2 ऐसे चिंतक हैं जिनके विचारों का आज भी पढ़ा जाता है और जिनका प्रभाव आज तक है। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत पर दर्शन का गहरा प्रभाव था और पूरा जोर सर्वाधिक सामान्य सत्यों की तलाश के लिए जीवन की समग्रता में देखने पर था। इसलिए दार्शनिक इसमें धर्मात्मिक और आपके राजनीतिक प्रश्नों के बीच भेद करना कठिन था और राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक चिंतन की विधा की एक अलग शाखा के रूप में नहीं देखा जाता था। राजनीतिक सिद्धांत का काम प्रश्नों की छानबीन करना, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना और राजनीतिक के सदिविवेक कह सकते हैं इसको, विवेक यानी सदिविवेक के एक प्रकार के रक्षक था। अंतर्निहित तलाश सरकार के यथासंभव अच्छे से अच्छे रूप की थी।
राज्य और सरकार को भी मनुष्य और समाज के नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति और अच्छाई को बढ़ावा देने के साधन माना जाता था। इस प्रकार राज्य के समुदाय के सदस्यों में उच्च नैतिक मानों के प्रतिष्ठापक का काम करना था। इस संबंध में कुछ बहस चली कि व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता दी जाए या सामान्यतः सबकी भलाई को व्यक्ति की निजी भलाई से ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। क्लासिकी परंपरा ने एक आदर्श राज्य और स्थिर प्रणाली को उपायों की भी तलाश की। क्लासिकी परंपरा ने जो मुख्य प्रश्न पूछे वे थे: सबसे अच्छी सरकार कौन है, शासन किसने करना चाहिए और क्यों, विभेद की स्थितियों का समाधान कैसे किया जाए। फिर है आपका उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत, जिसे यूरोप का पूर्ण जागरण और धर्म सुधार काल कहा जाता था और जिसके बाद औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। उसके हाथ ही क्लासिकी परंपरा की प्रधानता का अंत हो गया। अब एक नई दार्शनिक लहर उठी जिसकी अगुवाई में हॉब्स, लॉक, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, जेरेमी बेंथम, जेएफ, ये आपको नाम एक आध याद रख लेना, बाकी मेरे एक दो नाम लिखना, उसके बाद आदि लगा के चिंतक और लेखक थे। उदारवादी परंपरा का मुख्य जोर व्यक्ति के अधिकारों पर था और राज्य मात्र व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध माना जाता था, जिस अनुबंध का प्रयोजन विभेदों का समाधान करने वाले कानून के शासन की व्यवस्था का लाभ उठाना था। उदारवादी परंपरा में राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अहर्णीय अधिकारों का साकार करने में सहायता देना है। दरअसल तो उदारवादी चिंतक ऐसे सुझावों की हद तक चले गए जब तक व्यक्ति और राज्यों के बीच के बुनियादी अनुबंधात्मक संबंध भंग किए जाए तब तक व्यक्तियों को न केवल विद्रोह करके एक नई सरकार की स्थापना करने का अधिकार है, बल्कि ऐसा करना उनका दायित्व भी है। सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा उपाय कानून है। नए उदारवादी सिद्धांतों ने सबकी सामान्य भलाई और सभी समुदायों के विचार को भी खारिज कर दिया और उसके बदले इस बात की हिमायत की कि सरकार को यथासंभव कम से कम शासन करना चाहिए ताकि व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि बने रहें और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिबंधों से यथासंभव मुक्त रहे। फिर आता है मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत। औद्योगिक क्रांति के साथ जो मूलभूत परिवर्तन हुए उनके फलस्वरूप असमानता बढ़ी और विपत्र वंचित औद्योगिक मजदूरों का एक विशाल वर्ग उभर आया। संपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता को समर्थन करने वाले बुनियादी उदारवादी रुख को कार्ल मार्क्स और एंगल्स तथा उनके अनुगामियों ने चुनौती दी। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक समाजवाद नामक विचारधारा सामने रखी। समाजवाद का उदय मार्क्स के सिद्धांत से पहले ही हो चुका था, लेकिन मार्क्स ने उसे एक सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। मार्क्स ने अपने काल तक के इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया सामने रखा और कहा कि ज्ञान का काम केवल विश्व को समझना नहीं बल्कि मानव जाति के सामाजिक जीवन को वांछित दिशा में बदलना भी है। उसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग सुझाया। उनका कहना था कि सब अपनी मुक्ति के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए निमित्त श्रमिक वर्ग को उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेना चाहिए और उन साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इन अधिग्रहण को एक क्रांति के माध्यम से संपन्न करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपरी वर्ग निचले वर्गों की मुक्ति के किसी भी प्रयत्न को कुचलने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग करेंगे। उदारवादी पूंजीवाद ने जिन समाजों की रचना में मदद की थी उन्हें मार्क्स ने तत्व असमान समाज माना, क्योंकि संपत्ति चंद धन सेठ घरानों के हाथों में केंद्रित थी। इसलिए वे ऐसे समाज की सृष्टि करना चाहते थे जिसमें मनुष्य का शोषण नहीं करेगा और जिसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने व्यक्तित्व और संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने में अवसर प्राप्त होगा। वे ऐसे प्रथम प्रमुख चिंतक भी थे जिन्होंने
स्त्रियों के शोषण के लंबे इतिहास पर जोर दिया और उनकी मुक्ति की आवश्यकताएं बताई। वर्ग विभाजन, वर्ग संघर्ष, संपत्ति संबंध, उत्पादन की पद्धतियाँ, वर्ग प्रभुत्व के साधन के रूप में राज्य और सर्वहारा की क्रांति, ये मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मार्क्सवाद का ये भी कहना है कि उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र में अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र का उपभोग वस्तुतः संबद्ध और धनवान वर्ग ही करते हैं, क्योंकि राज्य पर उच्च वर्गों का नियंत्रण होता है, जो राज्य की संस्थाओं और उपयोग वर्ग शोषण के औजार के रूप में करते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि सच्ची स्वतंत्रता और समानता केवल वर्ग विहीन और राज्यहीन समाज में ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार जहां उदारवादी सिद्धांत ने पूंजीवादी मुक्त बाजार प्रणाली के सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया, वहीं मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत ने क्रांतिकारी कार्यवाही के बल पर समाजवादी राज्य के स्थान के लिए आधार पेश किया। फिर आता है आपका आनुभविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। इसको ये थोड़ा बड़ा है शायद, तो इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए आप। मैं जब भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अमेरिका में एक नए प्रकार की राजनीतिक सिद्धांत विकसित किया गया, खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले दौर में। ठीक है, उसका आग्रह वैज्ञानिक पद्धति पर भरोसा करने और सिद्धांतों को तथ्यों के आधार पर प्रदान करने पर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है। व्यवहार परक धाराओं को पूर्ववर्ती धाराओं में मूलभूत मतभेद है, क्योंकि इन नई धाराओं का सुझाव था कि राजनीतिक सिद्धांत का काम सिर्फ राजनीतिक संगठना की व्याख्या करना और उस आधार से अपने विचार का विस्तार करते हुए भविष्य के बारे में पूर्ण अनुमान प्रस्तुत करना है। उसका काम दार्शनिक और नैतिक निर्णय करना है और क्रांतिकारी कार्रवाई की हिमायत करना तो कतई नहीं है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का मतलब कौन शासन करता है इस पर सवाल उठाना, या किसे शासन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये सुझाना नहीं, बल्कि यह है कि कौन शासन करता है और कैसे करता है। यहाँ दूसरे शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत को राज्य के आधार पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज में यथास्थिति, स्थिरता, संतुलन और मेल जोल से प्रसन्न होना चाहिए। उसे मनुष्य समूह और संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध केवल राज्य के अध्ययन से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया से भी होता है। फिर आता है समकालीन राजनीति सिद्धांत। अनुभववादी और व्यवहारवादी विद्वानों के केवल विज्ञान मूल्य रहित राजनीति और पद्धतियों पर जोर देने की प्रवृत्ति की 1970 से तीव्र आलोचना होने लगी, चूँकि यह धारा राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के ज़बरदस्त तकाज़ों का उत्तर देने में विफल रही थी। इसलिए उसने अपनी लोकप्रियता खो दी। निदान अमेरिका, यूरोप, दुनिया के दूसरे हिस्सों में मूल्य नियुक्त राजनीति में फिर से रुचि जग गई है। जॉन रॉल्फ, रॉबर्ट नोजिक, हैबरमास आदि चिंतकों ने महत्वपूर्ण योगदान किया और स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि को पुनः विचार का विषय बनाया। आनुभविकता के स्थान पर सिद्धांत ने ज्ञान और खोज के वैध रूप की अपनी स्थिति फिर से प्राप्त कर ली। विज्ञान क्या है इस प्रश्न पर भी दृष्टियाँ उभरी जिन्होंने पुरानी अभिधारणाओं को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने यह राय जाहिर की कि सामाजिक विज्ञानों से ऐसी खास ढंग की समस्याएं उद्भूत होती हैं जिन्हें शुद्ध वैज्ञानिक नमूने के सहारे समझा नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के वस्तु बोधों और उनसे प्रतिफलित कार्यवाहियों में भिन्नता होती है और एक ही संगठना को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देख सकते हैं और फलतः उनकी सामाजिक समस्याओं की व्याख्या भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए सामाजिक समस्याओं और घटनाओं का विज्ञान वाली कठोरता के साथ वस्तुपरक वैज्ञानिक विश्लेषण करना कठिन है। सन 1970 में जॉन रॉल्फ की कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है, क्या पता आ जाए आपके एग्ज़ाम में।
तो देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की बुनियादी प्रश्नों पर बहुत विलक्षणता के साथ विचार किया और नागरिक अवज्ञा का औचित्य प्रतिपादित किया और इसके अतिरिक्त पीढ़ी न्याय की मौलिकतापूर्ण छानबीन की। पीटर लेफ्लेट, जॉन पोकॉक, क्लिंटन स्नीकर और स्किनर और जॉन डन जैसे विद्वानों को राजनीतिक चिंतन के नए इतिहासकार कहा गया। जर्गेन हैबरमास और फ्रैंकफर्ट चिंतन धारा ने महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा रोनाल्ड डॉर्किन ने कानून के प्रदर्शन पर विशेष प्रकाश डाला। डेविड हेल्ड ने यह राय जाहिर की कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पर 4 स्पष्ट कार्य होने चाहिए। पहला, दार्शनिक मानकीय और अवधारणा ढांचे में की मूलभूत दार्शनिक स्थितियों का अनुसंधान, अनुभाविक, ऐतिहासिक और निर्णयात्मक। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है वो देख लीजिए आप। हम मानव गण सामाजिक प्राणियों के रूप में साथ साथ समाज में रहते हैं, जिसमें हम संसाधनों, रोजगारों और पुरस्कारों में साझेदारी करते हैं। साथ ही हम व्यक्ति भी हैं, जिस हैसियत में हमें कुछ बुनियादी मानवाधिकारों की ज़रूरत है। इसलिए मेल जोल तथा खुशहाली और अधिकतम सीमा तक ले जाने के खातिर और व्यक्तिगत आत्मा सिद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों सुलभ कराने का निमित्त राज्य तथा समाज के संगठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। फलतः मानव समाजों की एकता और अखंडता का या समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का अध्ययन करने और उस प्रक्रियाओं में उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता राज्य के संबंध में और राज्य तथा व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में उन दोनों के बीच के संबंधों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण का विकास करने में निहित होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक राज्य की नैतिकता की परख के लिए नैतिक मापदंड स्थापित करने तथा वैकल्पिक राजनीतिक प्रबंधन और व्यवहार सुझाने के भी प्रयत्न करता है। संक्षेप में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता निम्नलिखित बातों पर निहित है। पहला, राजनीतिक संगठना की व्याख्या और वर्णन करना, किसी समुदाय के लिए श्रेष्ठकर राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यवाहियों को चुनाव करने में सहायता देना, नैतिकता की परख के लिए आधार प्रस्तुत करने में मदद देना, कम से कम वर्तमान काल में राज्य अधिकाधिक परिमाण में गरीबी, भ्रष्टाचार, जनाधिकार और संजातीय तथा नस्ली तनावों, पर्यावरण प्रदूषण आदि की चुनौतियों को सामना करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विभेदों आदि की समस्या तो है ही। राजनीतिक सिद्धांत की समाज के राजनीतिक जीवन की वर्तमान तथा भावी समस्याओं का अध्ययन करने और उन समस्याओं के समाधान को सुझाने का प्रयत्न करता है। डेविड हेल्ड ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य अपनी जटिलताओं के कारण बहुत गंभीर है, क्योंकि व्यवस्थित अध्ययन के अभाव में इस बात का खतरा रहता है कि राजनीतिक ज्ञान अज्ञान और स्वार्थी लोगों को हाथों में अपनी शक्ति की भूख मिटाने का साधन बनकर रह जाए। निष्कर्ष कहता है, इस प्रकार यदि हमें सामाजिक यथार्थ एक आदर्श तथा राजनीतिक दर्शन का ध्यान रखते हुए राज्य के स्वरूप और प्रयोजन तथा शासन की समस्याओं पर व्यवस्थित ढंग से विचार करना है, तो हमें समस्या के सैद्धांतिक अध्ययन करने का रास्ता अपनाना होगा। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से हमें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी मिलती है और गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक यथार्थों और समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों को आधार बनाकर आगे बढ़ते हुए वह हमें समाज को बदलने के उपाय और दिशा सुझा सकते हैं ताकि आदर्श समाज स्थापित किया जा सके। मार्क्सवादी सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत का उदाहरण है जो न केवल दिशा सुझाता है बल्कि समतावादी समाज की स्थापना के लिए क्रांति की हिमायत करने की हद तक जाता है। यदि कोई राजनीतिक सिद्धांत सही है तो वह आम लोगों को
आम लोगों तक संप्रेषित किया जा सकता है और तब वह समाज तथा मानव जाति को प्रगति के पथ पर ले जाने वाली प्रबल शक्ति बन सकता है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमने थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करी है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अपडेट सोल को और कमेंट करके बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊं क्या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।